गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस। क्लास फर्स्ट ईयर में प्रीवियस लेक्चर में आपको युग्मित तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के बारे में बताया जा रहा था। तो जो वीडियो था वो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो था। अब जो है आज से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता। इस चैप्टर का ये पहला वीडियो है। तो जो चैप्टर है इसके अंतर्गत जो है जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे और उनके क्या जो है गुणधर्म है, क्या प्रॉपर्टीज हैं, इन सभी चीजों के बारे में जो है आपको विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी। तो यहीं से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो क्या बताएंगे कि जो है तत्वों और उनके यौगिकों का सरल और क्रमबद्ध अध्ययन करने के लिए जो है विभिन्न तत्वों के गुणों व उनकी समानताओं के अनुसार जो है उनको समूहों में वर्गीकृत किया गया है। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, स्टार्ट करेंगे चैप्टर से। तो सबसे पहला जो नियम देखेंगे वो है, एक वैज्ञानिक थे डोबे राइनर, तो उन्हीं से संबंधित देखेंगे उनका नियम क्या था। तो हेडिंग डालेंगे डोबे राइनर का त्रिक नियम। डोबे राइनर का त्रिक नियम। क्या बताएंगे डोबे राइनर के त्रिक नियम के बारे में, इन्होंने क्या नियम दिया था। तो बताएंगे कि इस नियम के अनुसार जो है यदि समान गुणों वाले तीन तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए। उन्होंने क्या बताया, इस नियम के अनुसार क्या बताया गया कि यदि समान गुणों वाले तीन तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो पहले और तीसरे तत्व का जो परमाणु भार का जो औसत होगा वो दूसरे के क्या होगा, बराबर होता है। क्या बताया डोबे राइनर का त्रिक नियम के बारे में, क्या बताया गया कि आप बताएंगे कि इस नियम के अनुसार यदि समान गुणों वाले तीन तत्वों को, क्या बताएंगे, यदि समान गुणों वाले तीन तत्वों को उनके परमाणु भारों के आधार, उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर रखा जाए तो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत जो होगा वो क्या होता है, दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। बात समझ में आ गई होगी। डोबे राइनर का त्रिक नियम क्या था कि यदि जो है समान गुण वाले तीन तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो पहले और तीसरे तत्व का जो परमाणु भार का जो औसत होगा वो क्या होता है, दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। यही नियम जो है डोबे राइनर का त्रिक नियम कहलाया। अब हम देखेंगे किस तरीके से डोबे राइनर के त्रिक नियम में जो है इसके देखेंगे किस तरीके से जो है पहले और तीसरे तत्व का जो औसत है वो दूसरे तत्व के बराबर होता है। तो इसके बारे में एक चार्ट बना रहे हैं, इसके जो है देखेंगे। तो अब देखेंगे बेटा, एक हमने टेबल बनाई है। तो इसमें क्या बताया गया है कि अभी आपको बताया गया कि डोबे राइनर का जो त्रिक नियम था तो उसमें बताया गया था कि यदि समान गुणों वाले तीन तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो क्या होता है कि पहले और तीसरे तत्व का जो औसत होता है वो क्या होता है, दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। तो देखिए बेटा, ये लिथियम है, ये सोडियम है और ये क्या है, पोटेशियम है। मतलब क्या हुआ, ये लिथियम, सोडियम और जो पोटेशियम है, ये जो तीन तत्व दिए गए हैं, ये तीन तत्व के जो गुणधर्म है, जो इनके गुण है वो क्या है, बराबर समान है। मतलब तीनों तत्वों के जो गुणधर्म है वो क्या है, समान होते हैं। और आगे बताया गया कि इसलिए और बताया गया कि इसको जो है परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा है। तो देखिए यहाँ पे लिथियम है, लिथियम का परमाणु भार कितना है, 7 है। और ये सोडियम है, सोडियम का परमाणु भार 23 दिया गया है। ये पोटेशियम है, पोटेशियम का परमाणु भार 39 है। मतलब क्या हुआ, लिथियम का परमाणु भार 7 होता है, सोडियम का जो है परमाणु भार 23 होता है और पोटेशियम का जो परमाणु भार है वो 39 होता है। तो देखिए बेटा कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों के गुणधर्म जो है वो क्या है, समान है।
पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखेंगे कि परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए बताया गया। तो देखेंगे इसका 7 है, इसका 23 है, इसका क्या है 39 है। तो परमाणु भार क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो बताया गया कि यदि तीन तत्वों को जो है उनके समान गुणधर्म वाले तीन तत्वों को यदि परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो पहले, ये पहला तत्व हो गया, ये तीसरा तत्व हो गया, तो पहले और तीसरे तत्व का औसत जो होगा वही क्या होगा, दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा। तो औसत क्या करेंगे, जो है पहले और तीसरे तत्व का हम औसत निकालेंगे। अगर औसत निकालने पर जो है दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा तो इनका नियम क्या होगा, सही होगा। तो देखेंगे पहला जो है यहाँ देखेंगे औसत निकालना है, तो औसत कैसे निकाला जाता है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो जो है ये पहला है क्या 7 है, तो यहाँ पे देंगे 7, और ये कितना है 39 है, तो 7 और 39 का योग कर देंगे बटे पदों की संख्या। तो मतलब क्या हुआ, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, बटे 2 कर देंगे। अब क्या करेंगे, 7 और 39 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, बटे क्या कर देंगे 2 कर देंगे, क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना निकल के आ रहा है 23 आ रहा है। अब देखेंगे तो यही डोबेरानंद ने बताया कि जो है पहले और तीसरे तत्व का जो औसत होगा वो क्या होगा, दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा। तो पहले और तीसरे तत्व का औसत कितना है बेटा, 23 आया। बताया गया वो क्या होगा, दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा। तो इसका औसत क्या है, इसके परमाणु भार के बराबर है। बात समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से क्या हुआ, इसका औसत जो आया पहले और तीसरे तत्व का वो दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर है। अब देखिए अगला दिया गया है क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है। तो देखेंगे बेटा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो तीन तत्व हैं ये इनके जो गुणधर्म है वो समान है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बताया गया कि उनको परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में, तो देखिए इसका परमाणु भार 35 है, इसका परमाणु भार 81 है, इसका परमाणु भार 127 है। तो परमाणु भार क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में है। ये 35 फिर 81 फिर 127। तो ये तीन तत्व है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके गुणधर्म समान है, इनके परमाणु भार बढ़ते हुए क्रम में है। तो हम क्या करेंगे, पहले और तीसरे तत्व का औसत निकालेंगे। यदि औसत निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, औसत निकालेंगे सबसे पहले और तीसरे तत्व का। तो औसत क्या हो जाएगा बेटा, 35 प्लस कितना है ये 127, और क्या हो जाएगा 2 का औसत निकाल तो क्या हो जाएगा, 2 कर देंगे। अब क्या करेंगे, 35 और जो है 127 को ऐड कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 160। तो यहाँ पे देख लेंगे 127 में कितना ऐड करेंगे, 35 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 5 12 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6 हो गया, और ये 1 हो गया। तो कितना है 162/2 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो कितना निकल के आया बेटा 81 आया। अब देखेंगे क्या दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर है कि नहीं है। इसका ब्रोमीन का परमाणु भार कितना दिया गया है, 81 दिया गया है। क्लोरीन और आयोडीन का औसत कितना आ रहा है, 81 आ रहा है, हमने निकाला है। क्लोरीन और जो है ब्रोमीन का जो औसत है वो कितना आ रहा है, 81 आ रहा है, और ब्रोमीन का जो परमाणु भार है वो कितना आ रहा है, दिया गया है 81 दिया गया है। तो डोबेरानंद ने बेटा यही बताया था कि यदि तीन तत्वों को, जो तीन ऐसे तत्व जो क्या हो उनके जो गुणधर्म है वो समान हो और उन तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो पहले और तीसरे तत्व का जो औसत होगा वो दूसरे के बराबर होगा। तो आप देख रहे हैं पहले और तीसरे तत्व का जो औसत आ रहा है वो क्या आ रहा है, दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर आ रहा है। अब देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे दिया गया है फास्फोरस, आर्सेनिक और Sb मतलब एंटीमनी। समझ में आ रहा होगा बेटा, ये फास्फोरस है, ये आर्सेनिक है, ये Sb एंटीमनी है। तो देखेंगे फास्फोरस, आर्सेनिक और जो एंटीमनी है ये क्या है, इनके जो गुणधर्म है वो क्या है, समान है। बात समझ में आ रही।
ये क्या है, फास्फोरस, आर्सेनिक और जो एंटीमनी है, इनके जो गुणधर्म है वो समान है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बताया गया कि उनके परमाणु भारों को बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए। तो इसका देखेंगे, फास्फोरस का परमाणु भार 31 होता है, आर्सेनिक का परमाणु भार 75.5 होता है, और जो एंटीमनी है इसका परमाणु भार जो है 120 होता है। तो देखेंगे बेटा, इसका 31 है, ये 75.5 है, ये 120, तो इनका परमाणु भार किस ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में है। तो क्या होता है बेटा कि पहले और तीसरे तत्व का जो औसत होगा वो दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले और तीसरे तत्व का औसत निकालेंगे। तो लिखेंगे बेटा, औसत इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 31 प्लस 120, इसको ऐड कर देंगे, 120 में 31 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, 1325 हो गया। ये कितना आ गया, 100 जो है 51 आ गया। यहाँ पे क्या करेंगे, अपान में 2 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 151/2 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ देख लेंगे 151 है तो कितना हो जाएगा, 2 7 का 14 हो गया, ये 1 हो गया, और क्या करेंगे, ये निकालेंगे। अब कितनी टाइम मिलेगा, 5 टाइम, तो कितना हो जाएगा, 2 5 10 हो गया, ये 1 आया, ये 0 बढ़ाया, पॉइंट लगाया, यहाँ 0 बढ़ाया, कितना हो गया, 2 5 10 हो जाएगा। तो मतलब कितना निकल के आएगा, 75.5। क्या देखिए, आर्सेनिक का परमाणु भार 75.5 दिया गया है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले और तीसरे तत्व का जो औसत है वो क्या है, दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे जो है, फिर आगे बताएंगे, इस तरीके से इन्होंने ये नियम दिया। आगे बताएंगे कि इनके द्वारा जो ये नियम दिया गया, जो जिस तरीके से जो तत्वों का जो वर्गीकरण जो इन्होंने बताया, ये जो है अधिक सफल नहीं रहा। जिस तरीके से इन्होंने ये नियम बताया कि जो है 3 तत्व जिनके गुणधर्म समान हो और बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो पहले और तीसरे तत्व का औसत जो है दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा। तो ये जो नियम था ये जो है सभी एलिमेंट्स के लिए लागू नहीं हो पाया। इस कारण जो है डोबे-रायनर का जो त्रिक नियम था ये क्या हुआ, विफल हुआ। समझ में आ रहा होगा। इस कारण क्या बताएंगे कि जो है ये डोबे-रायनर का जो त्रिक नियम था ये क्या रहा, विफल। अब देखेंगे बेटा, डोबे-रायनर के त्रिक नियम के बाद में अब हम देखेंगे अगला नियम, वो है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। तो हेडिंग डालेंगे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या बताएंगे, जो है न्यूलैंड के जो है जो अष्टक नियम दिया, तो इसमें क्या बताया गया कि इन्होंने बताया कि जिस प्रकार जो है संगीत में पहले और 8वें स्वर में क्या होती है, समानता पाई जाती है, ठीक उसी प्रकार तत्वों के परमाणु भारों को जो है ये बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो क्या होगा, पहले और 8वें तत्व के गुणों में समानता पाई जाती है। यही जो है न्यूलैंड का अष्टक नियम कहलाया, या यही जो है जो नियम था इसी को न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा जाता है। तो एक बार फिर से समझेंगे, क्या बताएंगे न्यूलैंड के अष्टक नियम में। न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है वो क्या कहलाता है कि जिस प्रकार संगीत में जो है पहले और 8वें स्वर में समानता पाई जाती है, संगीत में जो पहला और जो 8वां स्वर है अर्थात सा रे गा मा पा धा नी सा, मतलब सा से शुरू होकर के फिर क्या हो रहा है, 8वां जो वर्ड आ रहा है वो फिर से सा आ रहा है। तो उसी प्रकार उन्होंने बताया कि जिस प्रकार संगीत के पहले और 8वें स्वर में समानता पाई जाती है, उसी प्रकार तत्वों को जो है उनके यदि परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो पहले और 8वें तत्व के परमाणु भार में समानता पाई जाती है। यही नियम जो है न्यूलैंड का अष्टक नियम कहलाया, या इसी को जो है न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या होता है। तो जो है आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू क्लास।